नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून से मैं आशुतोष उनियाल प्रत्येक मंगलवार को प्रसारित होने वाले राज्य की सप्ताह भर की बड़ी खबरों पर आधारित हमारे विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बीते सप्ताह राज्य में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी। और शुरुआत करेंगे CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत उत्तराखंड में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिए जाने की खबर के साथ। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत उत्तराखंड में रहने वाले 159 हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने जा रही है। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जानकारी दी। केंद्र सरकार ने CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लेने आए हिंदुओं को नागरिकता देने का फैसला लिया था। एक्ट के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी अन्य देश से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई लोगों को नागरिकता दी जाएगी। प्रदेश में रह रहे शरणार्थियों में 153 पाकिस्तान और 6 अफगानिस्तान से हैं। इनमें ज्यादातर हिंदू पाक के सिंध, बलूचिस्तान से हैं। इनके रिश्तेदार दून, ऋषिकेश, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रहते हैं। अब बात करेंगे सरकार द्वारा उत्तराखंड की पारंपरिक खेती को सुदृढ़ करने की दिशा में किए गए पहल की। उत्तराखंड सरकार राज्य की पारंपरिक खेती और पहाड़ी उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक ठोस रणनीति पर काम कर रही है। ग्रामीण विकास विभाग ने कृषि विभाग के सहयोग से राज्य के पहाड़ी इलाकों में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाजों कौड़ी, चिड़ा, मंडवा और झंगोरा के लिए विशेष बीज बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये उत्तराखंड के कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मोटे अनाजों को अक्सर भविष्य का भोजन कहा जाता है और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति इन्हें उगाने के लिए सर्वोत्तम है। सचिव ग्राम्य विकास धीराज सिंह गबरयाल ने अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लुप्त होती स्थानीय प्रजातियों को संरक्षित करना और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना है। श्रोताओं, बजट सत्र लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चाहे वह केंद्र का बजट सत्र हो या फिर राज्य का, ये देश अथवा राज्य की दिशा और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। बजट सत्र सरकार की नीतियों, विकास योजनाओं, आर्थिक चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसलिए लोगों में बजट सत्र को लेकर उत्सुकता और उम्मीद का माहौल भी बना रहता है। तो इसी क्रम में आपको बता दें कि विधायी विभाग ने बीते मंगलवार को सूचना दी है कि गैरसैंण में 9 से 13 मार्च तक राज्य का बजट सत्र आयोजित होगा। सूत्रों के अनुसार सत्र की शुरुआती कार्यवाही के बाद इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। सरकार द्वारा खेलों में उत्तराखंड को आगे लाने की दिशा में राज्य की पहली मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन 18 फरवरी को हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी एक राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता है, जो खेल महाकुंभ के नए प्रारूप के रूप में शुरू हुई। ये ट्रॉफी 23 नवंबर 2025 से 18 फरवरी 2026 तक चली, जिसमें न्याय पंचायत से राज्य स्तर तक 26 खेलों जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल आदि में 1,62,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। देहरादून जिला 146 स्वर्ण सहित 318 पदक जीतकर विजेता बना, जबकि उधम सिंह नगर दूसरे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समापन समारोह में विजेता टीम को ट्रॉफी और 5 लाख रुपए प्रदान किए। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का उद्देश्य ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और युवाओं को कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे खेलों के लिए तैयार करना है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगले वर्ष यानी 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। कुंभ भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। इस मेले को श्रद्धालुओं की आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा को जोड़ने वाला माना जाता है और ऐतिहासिक रूप से कुंभ ने संत महात्माओं और विभिन्न परंपराओं के बीच विचारों के आदान प्रदान का मंच प्रदान किया है। और कुंभ को लेकर बड़ी खबर यह है कि कुंभ मेले की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 500 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत व सामाजिक समरसता का महापर्व है। उन्होंने कहा कि कुंभ के लिए केंद्र को विभिन्न प्रस्ताव भेज 3,485 करोड़ 25 लाख रुपए की मांग की है। इस क्रम में 500 करोड़ की पहली किस्त जारी होने पर सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। श्रोताओं, फर्जीवाड़े और ऑनलाइन ठगी के तमाम तरीके और इसके पीड़ित लोगों के बारे में आप अक्सर सुनते, पढ़ते या देखते होंगे। राज्य के लोग भी ठगी की इन घटनाओं से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। बीते सप्ताह भी राज्य में फर्जीवाड़े और ऑनलाइन ठगी के कुछ गंभीर मामले सामने आए हैं, जिनके बारे में अब हम आपको क्रमवार बताएंगे। फर्जीवाड़े की बात करें तो एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गढ़वाल कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में उनके निजी सचिव ने देहरादून की डालनवाला कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इस पर मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे ने आशंका जताई कि असामाजिक तत्व इस फर्जी आईडी का दुरुपयोग किसी गलत उद्देश्य या लोगों को गुमराह करने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस को फर्जी फेसबुक आईडी का स्क्रीनशॉट और यूआरएल लिंक भी मुहैया कराया है। दूसरी ओर पुलिस की ओर से सत्यापन अभियान के दौरान बीते शुक्रवार को जन सेवा केंद्र की आड़ में पिरान कलियर क्षेत्र में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार कर रहे शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी अब तक 1,000 से अधिक लोगों को फर्जी दस्तावेज बांट चुका है। शहनवाज नामक इस युवक के द्वारा फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाए जा रहे थे। फर्जीवाड़े को लेकर ही एक बहुत गंभीर मामला सामने आया है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग की टीम ने देहरादून में फर्जी आयुर्वेदिक क्लिनिक और अवैध दवा फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान बड़े पैमाने पर अवैध दवाइयां और 1 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की गई। गोपनीय शिकायत पर शुक्रवार को देहरादून सहस्त्रधारा रोड स्थित त्रिफला हर्बल सेंटर के संचालक के आवास पर औषधि निरीक्षकों की टीम ने आयुर्वेद विभाग के ड्रग कंट्रोलर के.एस. नपलचाल के नेतृत्व में छापेमारी की। जांच में पाया गया कि क्लिनिक संचालक स्वयं को पंजीकृत चिकित्सक के रूप में प्रचारित कर रहा था। उसके पास आयुष पद्धति यानी आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथी में कोई भी वैध डिग्री नहीं थी। छापेमारी के दौरान पाया गया कि घर की पहली मंजिल पर बिना किसी वैध लाइसेंस के आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं का निर्माण और रीपैकिंग की जा रही थी। मौके से भारी मात्रा में खुली दवाएं, रीपैक की गई दवाएं, लेबल, रजिस्टर, बिल बुक और दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली मशीनें बरामद की गई। वहीं अगर ऑनलाइन ठगी की बात करें तो साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 70 वर्षीय महिला से 3 करोड़ 9 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने आईपीएस और सीबीआई अधिकारी बनकर गिरफ्तारी की धमकी दी। वहीं ऑनलाइन ठगी की दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें कि साइबर ठगों ने पीएनबी पेंशन कार्ड अपडेट करने का झांसा देकर एक 76 वर्षीय बुजुर्ग के बैंक से 6,66,000 रुपए ठग लिए। ठगों ने यूट्यूब विज्ञापन के जरिए एक फर्जी लिंक पर क्लिक कराया, जिसके कारण मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड हो गई। ऑनलाइन ठगी का ही एक मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र में भी दर्ज हुआ है। अशोक कुमार नामक व्यक्ति के साथ 4,99,000 रुपए की साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को भारतीय स्टेट बैंक के योनो ऐप का कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताकर वारदात को अंजाम दिया। ठगों ने पीड़ित से एपीके फाइल डाउनलोड कराकर नेट बैंकिंग और मोबाइल का एक्सेस प्राप्त कर लिया। इसके बाद 11 मिनट के भीतर 3 ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 4,99,000 रुपए अज्ञात खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। श्रोताओं, ठगी और फर्जीवाड़े की इन खबरों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य है कि आप जानकर भी अनजान न बने रहें। जानकारी काफी नहीं, सतर्कता भी जरूरी है। सप्ताहसार के अंक में आज इतना ही। अब अपने साथी आशुतोष उनियाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।